आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं द फाउंडेशंस ऑफ प्लानिंग। ये मैनेजमेंट फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग का फर्स्ट फंक्शन है और इसका लर्निंग आउटकम्स हैं पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। The learning outcomes include what is planning, define planning, differentiate between formal and informal planning, and describe the purpose of the planning, and then discuss the conclusion from studies of relationship between the planning and performance। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस की ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? आपकी प्लानिंग के ऊपर। आपका गोल है एक, हमने अपनी गोल ये है कि आपने मिड टर्म की एग्जाम की तैयारी करनी है। अब वो उसकी उससे रिलेटेड परफॉर्मेंस आ रही है आपकी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी प्लानिंग के ऊपर। आपने प्लान किस तरह से किया है और क्या क्या चीज़ें आपने अंडर कंसिड्रेशन रखी हैं और उसके बाद फिर आपने अटेम्प्ट किया है। तो इसके अंदर सारी आपकी परफॉर्मेंस जो भी होगी वो आपकी डिपेंड करेगी कि आपने किस तरह से प्लानिंग करके उसको चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है और उसके बाद फिर अटेम्प्ट किया है या गोल को अचीव किया है या परफॉर्मेंस क्या रही आफ्टर द गोल। और व्हाट डू मैनेजर्स प्लान? डिफाइन गोल्स एंड प्लान्स and describe the types of goals organizations might have, and then explain why it's important to know an organization's stated and real goals। अब स्टेटेड एंड रियल गोल्स में डिफरेंस क्यों है ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब ईच ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स, ये भी एक लर्निंग आउटकम है। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग, और उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स एंड चेन, उसको डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइन गोल्स, उसके बारे में बात करेंगे। देन स्टेप्स इन गोल सेटिंग और एमबीओ किस तरह से डिफरेंस है। डिस्कस द कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्लानिंग, ये सारी इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स हैं। अप्रोचेस टू प्लानिंग इन कंटेम्पोरेरी इश्यूज, जो लेटेस्ट इश्यूज होते हैं वो क्या हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग एंड वेदर दे आर वैलिड, और डिस्क्राइब हाउ मैनेजर्स कैन इफेक्टिवली प्लान इन टुडेज डायनामिक एनवायरनमेंट। अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ प्लानिंग, ए प्राइमरी मैनेजेरियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स। प्राइमरी मैनेजेरियल, क्योंकि आप फ्यूचर मैनेजर्स हैं और आपने चीज़ों को उसी तरह से मैनेज करना है जिस तरह से आप सीखते हैं। तो प्राइमरी मैनेजेरियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कि उसने जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी या क्वालिटी या एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड उनकी प्लानिंग, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मटेरियल रिसोर्सेज से रिलेटेड उनकी प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग्स आप ऑर्गेनाइजेशन की शामिल होंगी। और उसकी गोल ये है कि उन्होंने एट द एंड ऑफ दिस मंथ एक असाइनमेंट उनकी है कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ उन्होंने कुछ आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं। सपोज 1000 आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो अब उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्लान डेवलप करेंगी कि ये इन ग्राउंड्स के ऊपर काम किया जाएगा। तो इन 30 डेज़ के अंदर हमारा 1000 आइटम्स का, हमारे पूरे 1000 आइटम्स का टारगेट वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसी में आपके सप्लायर्स के साथ आपके रिलेशंस हैं कि आपने सप्लायर्स को किस तरह से रेडी रखना है और आपने जो रॉ मटेरियल है वो उसको किस तरह से रेडी रखना है कि वो उसी टाइम पे अवेलेबल हो जब उसकी ज़रूरत हो। तो इसलिए हर चीज़ को ऑन बोर्ड लेना और हर चीज़ को इन्वेंट्री के अंदर रखना, ये एक प्लानिंग का पार्ट है। इस टारगेट को कंप्लीट करना है और इस टारगेट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस अपने 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 देख लेती है कि उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये ज़रूरत किस चीज़ की है और उसके बाद फिर उनको इंश्योर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हों और फिर उसके ऊपर वर्किंग करना कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैनेजेरियल स्किल्स अवेलेबल हैं और वो मैनेजर को ये पता है कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो उस वक्त प्रेजेंट है। और ये प्लानिंग के सारे कि आपने प्लान इस तरह से किया हुआ होता है कि
चीज़ें उसी वक्त अवेलेबल हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि क्योस नहीं क्रिएट करना एट दी एंड। तो ये प्लानिंग ही है जो कि असल में हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन तक या हमारे स्टैंडर्ड्स को, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड डेवलपिंग प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एक्टिविटीज़, जैसे वर्क एक्टिविटीज़ मैंने बताया आपको कि किस किस तरह से उन्होंने प्लान्स को डेवलप करना है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान्स, इनफॉर्मल प्लानिंग और फॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल में नॉट रिटन डाउन, लिखे नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म फोकस होते हैं, थोड़ी देर के लिए लिखे नहीं हुए ना। जिस तरह से भी आपको किसी भी एक से आपने कुछ सप्लायर से, जिस तरह से आपने कहा है कि आपने उनसे इस डेट को आपका उन्होंने मटेरियल शेयर कर देना है। अब आप उनको कितनी दफ़ा बता चुके हैं, अब तो एक बिगर गोल है कि आप उन्हें इस डेट तक आपको माल पहुंचा देना है। अब इनफॉर्मल ये होगा कि आप उनको कितने रिमाइंडर्स भेज रहे हैं। अब लिखा नहीं जा रहा, बल्कि आप उनको फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। और ये इनके शॉर्ट टर्म फोकस हैं कि आप उनकी जो डिलीवरी है सप्लायर की आपकी सामान से रिलेटेड हो, आपके जब आपको ज़रूरत हो वो उसी वक्त अवेलेबल हो। तो अब ये इनफॉर्मल हैं प्लान्स, उसमें वो रिटन डाउन नहीं है, शॉर्ट टर्म फोकस हैं एंड स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी कैपेबिलिटी इन चीज़ों को कि वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर सकें, उनके अपने इस हिसाब से ये प्लानिंग करते रहेंगे। देन देयर आर फॉर्मल प्लान्स जिसके अंदर रिटर्न है कि हमने ये कंसाइनमेंट एक 30 डेज के अंदर पहुंचानी है, तो ये फॉर्मल है। उसमें रिटर्न डाउन है कि ये लिखा हुआ है और आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आपने ये पूरा करना है। देन स्पेसिफिक है, और जो स्पेसिफिक जिस तरह से आपने मेंशन कर दिया कि 30 डेज मीन 30 डेज, और बाकी की क्वालिटी और हर चीज़ वो मेंशन होती है कि किस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को 30 डेज के अंदर डिलीवर किया जाएगा, और ये हर चीज़ रिटर्न डाउन होती है। स्पेसिफिक एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी हम लोग टाइप्स ऑफ प्लानिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं। और इसके अंदर स्पेसिफिक है और रिटर्न है, लॉन्ग टर्म फोकस है, इन्वॉल्व शेयर्ड गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अंदर शेयर्ड गोल्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर गोल्स शेयर का मतलब है कि सबको पता होता है कि जितने भी उस गोल को अचीव करने वाले लोग हैं उन सबके साथ शेयर किया जाता है, कि सबको पता है कि ये एक्टिविटी होगी या हमने ये कंसाइनमेंट इतने दिनों में तैयार करनी है। तो हर एक के साथ शेयर होते हैं कि ये चीज़ उनको पता होती है। ये फॉर्मल है और रिटर्न डाउन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वाई डू मैनेजर्स प्लान, पर्पस ऑफ प्लानिंग क्या होता है। देन प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। देन रिड्यूस अनसर्टेनिटी, कि जो भी अनसर्टन सिचुएशन है उसको उससे भी अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, पहले प्लानिंग कर लेते हैं। और मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी, के वेस्ट ना हो कोई भी, उन वेस्ट को कम करने के लिए। और रिडंडेंसी होती है रिपीटिशन, कि बार बार एक ही काम ना हो रहा हो, बल्कि आपने एक तो मिनिमाइज वेस्ट के ये इसके ऊपर काम करना होता है सबसे ज़्यादा, और रिडंडेंसी के रिपीटिशन ना आए किसी भी चीज़ में, इसीलिए प्लानिंग की जाती है। देन सेट्स दी स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और स्टैंडर्ड्स आपने बता देते हैं यहीं पे ही प्लानिंग के अंदर ही, कि ये क्वालिटी के सपोज स्टैंडर्ड्स हैं, उन क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड्स को अंडर कंसिडरेशन रखा जाएगा, कि सारे स्टैंडर्ड्स असल में स्टैंडर्ड जो डिफाइन कर दिया जाता है कि इस स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स हम लोगों को बनानी है, और उससे उससे अगर कुछ कम होती हैं तो हम उसको वेस्टेज में या उसको बी पेयर्स में कंसिडर करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग है कि आपने अगर क्लाइंट के साथ बात की हुई है कि आपको एक क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही दिए जाएंगे, तो आपने उनको एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ही डिलीवर करने हैं, क्योंकि आपके जो कोटेशन है, आपकी चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर लिंक्ड हैं। लेकिन ये सारी आपकी लिंक्ड हैं, और जबकि अगर बिलो स्टैंडर्ड होगी, अगर बी पेयर होगा, वो आप उनके साथ नहीं देंगे, आप किसी और जगह पर इसको या लेके जाएंगे। अब ये जो बी पेयर होना, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से एक ए पेयर की जो प्राइस सेट है
उसकी आपको मिलेगी उतने ही प्रॉफिटेबिलिटी उससे जनरेट होगी। लेकिन जो बी पेयर्स होते हैं और या सी पेयर्स या डी पेयर्स होते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक तो प्रॉफिटेबिलिटी कम करती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये होती है कि इनको कम से कम किया जाए, बी पेयर्स को, सी पेयर्स को, और जो इनकी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम बने। और यही असल में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट है कि आपने मिनिमाइज करना होता है अपने वेस्टेजेस को और बिलो क्वालिटी आइटम्स को। तो अब यहाँ पर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर जब प्लानिंग नहीं होगी उस वक्त तक आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं कंसिडर की जाएगी। इसलिए प्लानिंग हर पॉइंट पे, हर लेवल पे पहले से ही कर ली जाती है कि ये स्केड्यूल्स हैं, इनके मुताबिक काम किया जाएगा। और स्केड्यूल्स असल में हम लोगों ने डिफाइन करने होते हैं कि ये प्लानिंग है। फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद हायर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स ऑन एसेट्स, और पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कि आपको हमेशा वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी ही हो। और हमें जिस तरह से स्टैंडर्ड्स की बात की है, द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। क्वालिटी ऑफ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। अब ये कि परफॉर्मेंस आपकी सारी जो कि एंड में कंसिडर होती है, वो सारी आपकी प्लानिंग के ऊपर, क्वालिटी ऑफ प्लानिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन परफॉर्मेंस। अब जब आप प्लानिंग करने बैठेंगे आपको पता होगा कि ये वेदर कंडीशंस होंगी, ये सारी इन्वायरमेंट को भी सामने रख के आप अपनी प्लानिंग करेंगे। कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर आपको लगता है कि आउटडोर है और आउटडोर एक्टिविटी है, या आउटडोर के अंदर ये चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाएंगी, या एक ऐसी प्रोडक्ट है, सपोज फर्नीचर की प्रोडक्ट है, उसको धूप चाहिए होती है, तो आप उसके प्लानिंग के अंदर ही देख लेंगे कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, और हमने जितनी देर तक इस लकड़ी को सुखाना है, या क्योंकि कुछ उसके अंदर स्टेप ऐसे हैं कि आपको सब, जब तक आप लकड़ी को सुखाते नहीं हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे उस लकड़ी को नहीं लेके जाया जाता, फर्नीचर नहीं मैन्युफैक्चर किया जाता। सपोज अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आप वेदर कंडीशंस प्लस आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि दूसरे चीज़ों से रिलेटेड हैं, और आपकी जो भी इन्वायरमेंट्स के साथ जिस तरह से हम लोग स्टेक होल्डर्स की बात करते हुए आ रहे हैं, वो सारे आपके उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कंप्लीट होंगी आपकी प्लानिंग का पार्ट होंगी। अगर वो आप ऑन बोर्ड रखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट है, ये वेदर कंडीशन, ये इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होगी, ये सोशल कंपोजिशन होगी, ये लोग इन्वॉल्व होंगे, और उन लोगों के साथ भी सारा आपकी डीलिंग्स के उनको उनकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जाए। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन, अगर जैसे सपोज कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और इकोनॉमिक कंडीशंस सपोज बजट आ रहा है और उसमें आपकी चेंज हो जाएंगी जैसे ही आपकी कंसाइनमेंट क्लियर होगी। तो अब आपने प्लानिंग ये कर ली कि चूंकि बजट से पहले आपने बजट अनाउंस होने से पहले आपने अपना एस्टीमेट लगा लेना है कि ये प्रोबेबिलिटी है चीज़ों के इंक्रीज़ होने की, तो या माल के इंक्रीज़ होने की ये प्रोबेबिलिटी है, प्राइसेस इंक्रीज़ होने की। तो इस वजह से हम लोग इन चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखेंगे और फिर प्लानिंग करेंगे, और उसके हिसाब से ही कोटेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी सेट होगी। अब जैसे प्लानिंग की जाती है, पहले से ही बता दिया जाता है चीज़ों के बारे में, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को या उसके जो इम्पैक्ट्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, वो भी रिड्यूस किए जा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। देन फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस। अब ये प्लानिंग जो है, फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, और जिस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई गोल्स अचीवमेंट्स होती हैं कि हमने ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहाँ तक करनी है, हमने ये मार्केट्स इस अरसे तक कवर करनी है, हमने नई एक्सपेंड करनी है, ये सारी प्लानिंग के पार्ट हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की प्लानिंग है, उसके अंदर नई न्यू टेरिटरीज को कैसे डिस्कवर करना है और न्यू वेज को कैसे इस्टेब्लिश करना है,
क्या क्वालिटी कंट्रोल्स लेके आने हैं, क्या अगर सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन नई मार्केट्स के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है, तो उसके हिसाब से उसको ह्यूमन रिसोर्स और उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे, किस हिसाब से चाहिए होंगे, ये सारे एक आपकी फॉर्मल प्लानिंग का पार्ट होंगे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। देन हाउ डू मैनेजर्स प्लान, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है। देन गोल्स जो कि ऑब्जेक्टिव्स भी जिसको कहते हैं। देन डिजायर्ड आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। डिजायर्ड आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑब्जेक्टिव या गोल्स कहलाते हैं, तो जो कि हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। और उसकी परफॉर्मेंस का क्या इन परफॉर्मेंस के आपकी परफॉर्मेंस इन पॉइंट्स के ऊपर इवेलुएट की जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर गोल्स के और ऑब्जेक्टिव की है जो कि डायरेक्शन सेट करती है। और गोल्स आपको पता है कि दोनों को ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, हम गोल्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। इसके अंदर प्लान्स में डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड, कैसे अकम्प्लिश किए जाएंगे, ये आपके प्लान्स के डॉक्यूमेंट है, प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं। डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टेब्लिश एक्टिविटी स्केड्यूल्स, और जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी वो सारे उसके ऊपर लिखी जाएंगी डॉक्यूमेंट के ऊपर, प्लानिंग के डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात आ रही है, जिसके अंदर फाइनेंशियल गोल्स होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के, देन स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं और स्टेटेड वर्सेस रियल गोल्स होते हैं। फाइनेंशियल गोल्स में कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होगी तो हमारे लिए या हमारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए और हमें प्रॉफिट देने के लिए काफ़ी होगी। ये फाइनेंशियल गोल्स हैं कि हमें ये प्रॉफिटेबिलिटी अपनी मेंटेन रखनी है, ये ब्रेक इवन है, और इसके बाद ब्रेक इवन जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की एक स्टेज होती है, और उसके बाद फिर एक ब्रेक इवन के बाद जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंशन होती है। तो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, और वो उसी हिसाब से चीज़ों को प्लान आउट करती हैं। तो गोल्स फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, एक है स्ट्रेटेजिक गोल्स। स्ट्रेटेजिक गोल्स इन रेलेवेंस विद दी कंपेटिटर देखे जाते हैं, आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म relative to factors in its external environment। अब जब भी स्ट्रेटेजिक की बात आएगी, आपने ये बात याद रखनी है कि हम लोग इन रेलिवेंस विद कंपेटिटर बात कर रहे हैं कि आप एक इन्वायरमेंट है वहाँ पे ऑपरेट कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और कंपेटिटर का क्या बिहेवियर है किसी भी एक जगह पर। तो आपने अपनी स्ट्रेटजीज या अपनी हिकमत अमली इस तरह से तैयार करनी होती है कि आप इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकें। और जाहिर है कि अगर आपकी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपको आपने अगर कंपेटिटर को स्टडी करके प्लानिंग नहीं की होगी और गोल्स को इस्टेब्लिश नहीं किया होगा, तो कंपेटिटर आपको जहाँ जिसके साथ कंपटीशन है वो आपको बुरी तरह से सफ़र करवा सकता है। तो इसीलिए पहले ही स्ट्रेटेजिक गोल्स आप लोगों को पहले ऑर्गेनाइजेशंस को पहले ही डिफाइन कर देने हैं कि अवेलेबल, उनको पता होता है कि अवेलेबल कंपेटिटर्स क्या हैं, अवेलेबल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या हैं किसी भी चीज़ के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और उनको अपनी मार्केट को मेंटेन रखने के लिए किन किन ग्राउंड्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अब इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो सकती है, क्वालिटी कंट्रोल हो सकते हैं, फिर क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, और उसके बाद प्राइसेस, कंपेटिटिव प्राइसेस की बात होती है। यानी कि स्ट्रेटेजिक गोल्स में है कि जिसमें कंपेटिटिव प्राइसेस और सारी चीज़ें ये बात हो रही है। देन स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स। अब स्टेटेड गोल्स हैं एक कोई ऑर्गेनाइजेशन ने लिख दिए हैं, और जैसे से पहले प्लानिंग की कि हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड्स लेके चलने हैं, ये उनके स्टेटेड गोल्स हैं कि इस बिलो इस खास लेवल की क्वालिटी ही एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा नहीं एक्सेप्टेबल। तो जब इस तरह की बात होती है तो स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स के अंदर की जो असल में ऑर्गेनाइजेशन रियल गोल्स को अचीव कर सक रही हैं आफ्टर डूइंग द वर्क, तो उसमें उसका रियल गोल्स होंगे। अब स्टेटेड गोल्स कि हम एक ये कि हम लोग 6 माह के अंदर इस बेंचमार्क को या स्टैंडर्ड को अचीव कर लेंगे, ये उसका स्टेटेड गोल है। अब 6 माह गुजर गए, 6 माह के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखी गई, तो उसके अंदर उनका अंदाज़ा लगाया गया कि उन्होंने असल में रियल गोल्स कितने अचीव किए हैं, जो 6 माह का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो रियल गोल्स वो कि जो आप एट द एंड अचीव कर लेते हैं, और स्टेटेड गोल्स वो
जो आप प्लानिंग वाली स्टेज पे, जब आप ने अभी कोई अपनी प्लानिंग करनी होती है कि सपोज आप 6 माह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस 6 माह की प्लानिंग में आपकी स्टेटेड गोल्स हैं कि आपने 6 माह में ये टारगेट अचीव करना है, और 6 माह गुजरने के बाद जो भी उसका आउटपुट होगा, वो आपके रियल गोल्स होंगे जो कि अचीव्ड होंगे, कि ये इतने परसेंट टारगेट्स अचीव हुए। सपोज 30% टारगेट्स रह गए और 70% टारगेट्स कंप्लीट हुए, तो आपके रियल गोल्स हैं जो कि अचीव हुए 70%, जबकि 30% जो कि स्टेटेड थे और 100% स्टेटेड थे, इसमें से आपकी जो गोल अचीवमेंट है वो आपकी 70% रही। तो देन ब्रॉडली ये क्या चीज़ है, ब्रॉडली वर्डेड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन intended for public consumption that may be irrelevant to its real goals, what actually goes on in the organization, actually goes on, कि जो असल में ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेती है आफ्टर a specific period of time, वो उसके रियल गोल्स हैं। अभी एक एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया गया है मैकडॉनल्ड कॉरपोरेशन और उनका टारगेट और स्टारबक्स, ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब टाइप्स ऑफ प्लान्स के अंदर ब्रेथ के हिसाब से उनको कंसिडर किया जाता है, स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल होंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक जो कि अंडर कंसिडरेशन विद दी कंपेटिटर या इन्वायरमेंट होगा, और ऑपरेशनल वो प्लान्स होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल जो भी काम करने के लिए या जो वर्किंग होते हैं प्लान्स, उनकी बात होती है। ये ब्रेड्थ है, यानी कि प्लान्स ब्रेड्थ के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल। देन टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर होंगे, कि एक एक साल के अंदर अंदर की जो प्लानिंग होगी वो आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहलाएगी, जबकि प्लान्स मोर देन 3 ईयर्स या जो ज़्यादा टाइम स्पैन ले जाते हैं, 3 से ज़्यादा ईयर्स की जो प्लानिंग है, और कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात लॉन्ग टर्म में आती हैं वो, और जो इनके दरमियान में है सपोज 1 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है, वो मीडियम टर्म प्लान कहलाते हैं। जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और इसके अलावा मीडियम टर्म प्लान्स हैं। फिर जो प्लान्स हैं वो स्पेसिफिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्शनल और स्पेसिफिक। डायरेक्शनल के अंदर आपको डायरेक्शन दी जाती है, आपको वेज नहीं बताए जाते, जबकि स्पेसिफिक के अंदर आपको वेज बता दिए जाते हैं कि आपने इस रूट से जाकर ही इन चीज़ों को अचीव करना है। डायरेक्शनल में सिर्फ डायरेक्शन बता दी जाती है। सपोज आपने इस्लामाबाद जाना है, आप आपसे ये बता देंगे कि इस्लामाबाद नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, ये डायरेक्शन आपने बता दी। लेकिन स्पेसिफिक आप जब करेंगे, आप कहेंगे कि आप यहाँ से जीटी रोड के ऊपर चढ़ेंगे और जीटी रोड के बाद आप इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे जहाँ पे ये रोड जाती है, और सीधा आपने चले जाना है। यानी स्पेसिफिक कर दिया कि आपने जीटी रोड से जाना है या आपने मोटरवे से जाना है। ठीक है, आपने स्पेसिफिक कर दिया, जहाँ पर आपने अपना रूट डिफाइन कर दिया होता है कि जीटी रोड से जाना है या आपने मोटरवे से जाना है, और मोटरवे से जाना है तो क्या रूट लेके जाना है। तो ये स्पेसिफिसिटी के ऊपर होते हैं कि इसमें डायरेक्शनल के सिर्फ डायरेक्शन बताई जाती है और आपने रूट अपनी मर्जी से चूज़ करना होता है, और स्पेसिफिक वो है जहाँ पर आप रूट भी डिफाइन कर देते हैं कि आपने इन रूट्स के ऊपर अमल करके तो इस गोल तक पहुँचना है, और या ये गोल अचीव करना है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के ऊपर के हिसाब से भी प्लान्स होते हैं, जिसके अंदर सिंगल यूज़ के लिए अगर कोई प्लानिंग की जा रही है तो उसकी, जैसे अभी कोविड-19 के लिए जो सारा सेमेस्टर है, अभी फ़िलहाल जिस प्लानिंग करनी है उन्होंने, तो अभी ये सोच रहे हैं जिस तरह कि इसको ऑनलाइन ही रखा जाए इस सेमेस्टर को। तो ये सिंगल यूज़ है कि हो सकता है कि बाद में इस किस्म की कभी भी ना एनवायरनमेंट क्रिएट हो, और अल्लाह करे कि हर चीज़ ट्रेडिशनल वे के साथ या अच्छे वे के साथ चलना शुरू हो जाए। तो ये सिंगल यूज़ प्लान है, और जैसे हमारा पूरा ऑनलाइन सेशन है ये सिंगल यूज़ है। स्टैंडिंग जिसमें आप कंटिन्यू रखते हैं प्लानिंग को, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ है वो आपका स्टैंडिंग है, कि यही यही प्लान जो स्टैंडर्ड के ऊपर चल रहे होते हैं, आम रूटीन के अंदर चल रहे होते हैं, वो स्टैंडिंग प्लान है। और अब इसके बाद फिर चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्लान्स में स्ट्रेटेजिक प्लान्स apply to entire organization, establish the organization's overall goals, and seek to position the organizations in terms of its environment and cover extended period of time. And there are operational plans
Operational plans may specify the details of how the overall overall goals are to be achieved, and then cover short time period. Then there are types of plans जो हम लोग अभी उस साइड में बात कर चुके हैं मेन बात में. Plans with time frame extending beyond 3 years are long term plans, or plans with time frame on 1 year or less are the short term plans. Specific plans that are clearly defined and leave no room for interpretations. और यानी कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने इस रूट से ही जाना है और इस गोल को अचीव करना है, तो उसके अंदर आपकी निगोशिएशन की कोई रूम नहीं रह जाता, या कोई आपका पॉइंट नहीं रह गया कि आप उसके ऊपर निगोशिएट करेंगे और उसको चेंज करेंगे. तो आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो उसमें आपने अपनी मर्जी नहीं करनी बल्कि उन रूल्स ही को फॉलो करना है. एंड डायरेक्शनल प्लान, फ्लेक्सिबल प्लान दैट सेट आउट जनरल गाइडलाइंस, प्रोवाइड फोकस, get yet allowed discretion in implementation. और अब ये डिस्क्रिशन होती है कि आपके ऊपर एक प्लान बना दिया गया और डायरेक्शन दे दी कि आपको कहा कि इस्लामाबाद पहुंचना है, तो आपने किसी भी रूट से जा सकते हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं इसके अंदर डायरेक्शनल के अंदर. जब उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन दे दी है और आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि मोटरवे से आना है या जीटी रोड से आना है, तो स्पेसिफाई नहीं किया तो आपकी डायरेक्शन क्लियर है कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना, तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे. तो इसी तरह से यहाँ पर ये एग्जांपल जो दी गई है स्पेसिफिक वर्सेस डायरेक्शनल प्लान्स. ये डायरेक्शनल प्लान्स हैं जिसमें आप सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने इस पॉइंट पर पहुंचना है. तो अब आपको वेज डिफरेंट हैं. ये अगर इस वे से जाएंगे, इधर से जाएंगे फिर भी आ सकता है, इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे फिर भी इस बी पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है. कि काफ़ी सारे वेज हैं जिसमें हम लोग बी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, जबकि स्पेसिफिक के अंदर आप उनको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये यही रूट है और आपने इस रूट को सामने रख के फिर ही एक बी पॉइंट तक पहुंचना है. ये स्पेसिफिक प्लान है, जबकि ये डायरेक्शनल प्लान है इन दोनों का. अब हम टाइप्स ऑफ प्लान्स की तरफ चले जाते हैं, जिसमें हमने सिंगल यूज जिसमें वन टाइम प्लान है, और स्टैंडिंग प्लान, ऑनगोइंग प्लान दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्टिविटीज परफॉर्म रिपीटेडली. अब एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान, ट्रेडिशनल गोल सेटिंग. अब ये है गोल्स को हमने किस तरह से इस्टेब्लिश करना है. डेवलपिंग प्लान, ब्रॉड गोल्स आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, and goals are then broken into sub goals for each organizational level. अब हाँ गोल जो हैं वो डिफरेंट सब गोल्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को बता दिया जाता है हर हायरार्की पे, हर उसके ऊपर. assume that top management knows best because they can see the big picture. अब हम लोग निगोशिएट इसलिए नहीं करते एम्प्लॉयज़ या दूसरे लोग के बिगर पिक्चर को मैनेजमेंट के लोग या ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स और लीडर्स वो अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं. तो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग यही है कि हम लोगों को उनके ऊपर रिलाई करना है. आप सपोज जैसे अभी खुलने का, यूनिवर्सिटी खुलने का है, तो हम लोगों का हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं कि अब तो खुल जाना चाहिए कि अब पेंडेमिक कम रह गई है, लेकिन बिगर पिक्चर देख रहे होते हैं जो डायरेक्टर्स हैं, जो कि लीडर्स हैं, जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिगर पिक्चर को जानते हैं. इसलिए सारी कि इस सेमेस्टर को किस तरह से लेके जाना है, तो ये उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है. एंड गोल्स आर इंटेंडेड टू डायरेक्ट, गाइड एंड कंटेन फ्रॉम constraint from above. And then goals lose clarity and focus as lower level managers attempt to interpret and define the goals for their areas of responsibility. अब जब गोल्स हैं उसने ये कहा है कि क्लैरिटी रिमूव नहीं रहती, लूज क्लैरिटी एंड फोकस एज लोअर लेवल मैनेजर्स अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट. अब लोअर लेवल मैनेजर्स अगर इंटरप्रेट करेंगे या कहेंगे कि हाँ नहीं, जैसे हम लोग टीचर्स या दूसरे मैनेजर्स हैं, वो लोग जाकर बात करते हैं कि नहीं आपको खोल देना चाहिए किसी भी सूरत में, तो उसकी वजह से प्लानिंग में चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है. फॉर देयर एरियाज, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो एरियाज हैं वो भी सफ़र कर सकते हैं. अब ये टॉप मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, देन डिविजनल मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं. ये डाउन साइड ऑफ ट्रेडिशनल गोल सेटिंग है. टॉप मैनेजर एक गोल बनाती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है, उसके बाद उनको शेयर किया जाता है डिविजनल मैनेजर के साथ, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ. डिविजनल मैनेजर्स शेयर करते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं.
अब ये सारे टॉप मैनेज ये हायरार्की के हिसाब से चीज़ें रूट होती हैं और प्लान्स उनके साथ शेयर किए जाते हैं, गोल्स उनके साथ शेयर किए जाते हैं। अब एस्टेब्लिशिंग गोल एंड डेवलपिंग प्लान मेंटेन द हायरार्की ऑफ गोल्स, मीन्स एंड्स चेन, ये कॉन्सेप्ट है और इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करना है कि ये हमारे फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लानिंग का जो चैप्टर आज का ये आपके मिड टर्म में शामिल नहीं होगा जो हम लोग नेक्स्ट वीक करने वाले हैं सिर्फ, और लेकिन ये फाइनल में शामिल होगा। तो फाइनल के हिसाब से यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीन एंड चेन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन द इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ गोल्स दैट result from establishing a clearly defined hierarchy of organizational goals। अब आपकी हर हायरार्की के ऊपर डिसीजन मेकिंग जितने लेवल की आपने देनी है, इतने लेवल की डिसीजन मेकिंग को के लिए आपको अपर लेवल के साथ ना करना पड़े। तो मीन्स एंड चेन है कि किस तरह से चीज़ें रूट हो रही हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो किस हिसाब से लोअर लेवल तक कन्वे किए जाते हैं या उनको बताया जाता है। तो इंटीग्रेटेड यानी कि सब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं, जॉइंट हैं और नेटवर्क ऑफ गोल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग ए क्लियरली डिफाइंड हायरार्की of organizational goals. Achievement of lower level goals is the means by which to reach higher level goals. अब छोटे लेवल के गोल्स अगर ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बड़े लेवल के गोल्स या ओवरऑल गोल्स को भी अचीव कर सकेगी। अगर अब ये सारे अचीवमेंट ऑफ लोअर लेवल गोल्स इज द मीन्स बाय विच टू रीच हायर लेवल गोल्स, ये मीन्स हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव होंगे तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकेंगे। कि मीन्स आपके ये हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि उनको अचीव होना चाहिए और उसके बाद एंड्स ये हैं कि जो आपके हायर लेवल के गोल्स हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी गोल्स हैं वो आपके हायर लेवल के गोल्स हैं। देन एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके पैरेलल। इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात हुई है। अब अपने आप ये करते हैं कि सपोज एक सेल्स टीम के साथ आपने प्लानिंग करनी है। आप सेल टीम से पूछ लेते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप सेल टीम के सारे मेंबर्स को कॉल कॉल करेंगे। आप हर मेंबर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे पूछा जाता है कि आप कौन से टारगेट्स अचीव कर लेंगे या कितने टारगेट्स आपके ख्याल में आप अचीव कर लेंगे। अब जो एम्प्लॉई है सेल्समैन है वो कहता है कि मैं इतनी आइटम्स को सेल कर लूँगा। सपोज उसने कहा कि मैं 20 आइटम्स को सेल कर लूँगा। दूसरा एम्प्लॉई ने कहा कि मैं 30 आइटम्स को सेल करूँगा इस पीरियड के दौरान में या 30 डेज के दौरान में इस माह के अंदर। और दूसरी वो एक तीसरे एम्प्लॉय से पूछा, उसने कहा कि मैं 10 आइटम्स को करूँगा। अब ये जो अपनी मर्जी से गोल ले रहे हैं कि हम लोगों का ये गोल है, हमने इतनी सेल्स जनरेट करनी है, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स हैं आर जॉइंटली डिटरमिन्ड बाय द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। अब मैनेजर उसके ऊपर कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप 10 के लिए 10 को कंसिडर करेंगे, आप 10 आइटम्स को सेल कर सकेंगे तो अब आपका टारगेट ये है कि आप 10 आइटम्स को सेल करें। एक एम्प्लॉय जिसने कहा कि मैं 20 आइटम्स को कर लूँगा, उसका टारगेट 20 आइटम्स ही है। और इसके बाद अगर 30 आइटम्स एक कहता है कि वो उसका भी टारगेट, उसको कहा जाता है कि आपका टारगेट 30 आइटम्स का ही है। अब इन तीनों की परफॉर्मेंस उनके उनके टारगेट्स के हिसाब से कि जो जो उन्होंने कमिट किए हैं 10 का, 20 का और 30 का आइटम के सेल करने का उन्होंने कमिट किया है, तो ये आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होंगे। अब वो 10 आइटम्स की जिसने बात की थी वो 10 आइटम्स को उसने सेल किया या नहीं किया, तो ये उसकी परफॉर्मेंस को 10 आइटम्स के हिसाब से देखा जाएगा। एक एम्प्लॉई और उसकी परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से इवेलुएट की जाएगी। एक जिस एम्प्लॉई जिसने 30 आइटम्स को सेल किया तो उसकी परफॉर्मेंस की, उसने 30 आइटम्स को सेल कर लिया है या नहीं किया, उसकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से इवेलुएट की जाएगी। तो प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन गोल्स इज पीरियोडिकली रिव्यूड। अब एक माह के बाद आपने देखा कि इतने 30 आइटम्स की सेल का बात की तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही या नहीं, या 10 वाले की परफॉर्मेंस ठीक रही। तो ये डिपेंड करता है हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। अब सपोज जो 30 आइटम्स का टारगेट ले रहा है, हो सकता है कि सीनियर हो
और उसकी मार्केट के अंदर काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हों, तो वो सीनियर की होने की वजह से अपना एडवांटेज लेके कि वो 30 आइटम्स को सेल करेगा और अपने बेनिफिट्स को या ज़्यादा बेनिफिट लेगा। जबकि जिसने कमिट किया कि मैं 10 आइटम्स को करूँगा, हो सकता है उसकी मार्केट नो हाउ नहीं ना हो और वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हो और उसने कहा कि मैं 10 आइटम्स को सेल करूँगा। अब ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि जो भी टारगेट्स असाइन हुए हैं वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, एंड द रिवॉर्ड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स। अब आपने जिस तरह से प्रोग्रेस अपनी शो की है कि गोल अचीवमेंट के लिए, वही आपको रिवॉर्ड एलोकेट करेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ एमबीओ जो है वो ये है कि गोल स्पेसिफिसिटी आप स्पेसिफिक कर देते हैं, जर्नल नहीं रहने देते। और जैसे हम लोग डायरेक्शनल की बात करते हुए आ रहे हैं, गोल स्पेसिफाई है, आपने इतने आइटम्स को सेल करना तो आपने इतने आइटम्स ही को सेल करना। एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इज देयर कि आपने पार्टिसिपेट करवाना है, अपने एम्प्लॉय से पूछना है कि वो कितने कैपेबल हैं चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए या चीज़ों को ऊपर काम करने के लिए। एंड एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पीरियड, और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पीरियड क्या होगा कि 30 डेज़ हैं, 20 डेज़ हैं या 45 डेज़ हैं, ये किसके अंदर आपने इवैल्यूएशन पीरियड भी स्पेसिफाई होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इस खास टाइम पीरियड के बाद देखी जाएगी। देन फीडबैक लिया जाता है और ये सारी चीज़ें। देन स्टेप्स इन टिपिकल एमबीए प्रोग्राम के अंदर है, ये 8 स्टेप्स हैं, ये भी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखने हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड, और ओवरऑल स्ट्रेटजी सबसे पहले बनाई जाती है जो कि एक डायरेक्टर लेवल पे या टॉप लेवल पे बनाई जाती हैं। देन मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर एलोकेटेड अमंग डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल यूनिट्स, और फिर उनको डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल यूनिट्स की तरफ रूट कर दिया जाता है कि ये इनके टारगेट्स ही हैं। अब यूनिट मैनेजर्स कोलैबोरेटली सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द यूनिट्स विद देयर मैनेजर्स, और उसके अपना कोलैबोरेट करते हैं। हम जो डिविजनल मैनेजर्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं अपनी सेल टीम से, या जो जूनियर लेवल है उनके साथ पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिस तरह से भी बात की थी हमने। और उस पार्टिसिपेशन के अंदर उनकी कोलैबोरेशन देखी, कोलैबोरेटली वो अपने सेट करते हैं गोल्स, और उसके बाद फिर एक जैसे डिविजनल मैनेजर के पास 1000 आइटम्स की है और उसके पास सेल टीम्स 8 मेंबर्स हैं जो कि सेल टीम का हिस्सा है उसके। अब वो उसके टारगेट्स को जब करेगा तो लोगों से पूछ के, अब 1000 आइटम्स एक जो टारगेट है वो एक डिविजनल लेवल के मैनेजर का है, जबकि उसने अब अगले 8 लोगों से काम लेना है। अब 8 लोगों के टारगेट्स उनकी रजामंदी के साथ जब वो पूछेंगे तो वो 1000 आइटम्स जो कि उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी, कि वो डिपेंड कर रही होगी उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर या सेल टीम के ऊपर कि जो वो फुलफिल करेंगे। अब वो कंप्लीट करते हैं तो डिविजनल मैनेजर के टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। Then specific objectives are collaboratively set with all department members, और उसके बाद फिर एक्शन प्लान्स लिए जाते हैं defining how objectives are to be achieved are specific and agreed upon by the manager and the employees। ये किस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कि इसके एग्री होना है एमबीओ के अंदर कि आपका जो भी टारगेट होगा वो आप उसके ऊपर एग्रीड हो अपने एम्प्लॉयज़ को सामने रख के कि हम ये चीज़ को अचीव करेंगे। The action plans are implemented, और उसके बाद फिर progress towards objective is periodically reviewed and feedback is provided, and then successful achievement of objective is reinforced by performance based rewards। ओके, अब रीज़न फॉर एमबीओ सक्सेस क्या है? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, वो भी इन्वॉल्व होती है और उनको पता होता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है एम्प्लॉयज़ की आगे से, और उनको किस किस्म के टारगेट्स को रूट करवाना है और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद एमबीओ प्रोग्राम्स ये हैं कि नॉट एज इफेक्टिव इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अगर फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट है, सपोज के जैसे पेंडेमिक की सिचुएशंस हैं, इस वक्त डायनामिक है इन्वायरमेंट, स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर आपकी प्लानिंग, आपकी चीज़ें सफ़र कर सकती हैं या इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट रीसेटिंग ऑफ द गोल्स, आपको रीसेट करने पड़ सकते हैं गोल्स। ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट में क्रिएट प्रॉब्लम विद टीम वर्क, और एक इंडिविजुअल के ऊपर करने से आपकी टीम वर्क ओवरऑल वो सफ़र कर सकता है। और अलाउइंग द एमबीओ प्रोग्राम टू बिकम एन एनुअल पेपर वर्क शफल। Up allowing the MBO program to become an annual paperwork
शफल। अब यानी कि जब आपने काम करना है तो ओवरऑल जब आपने इसको एनालाइज करना है एमबीओ की सक्सेस को, तो हो सकता है कि जो बिगर लेवल के गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सक रहे, क्योंकि आपकी सेल टीम की पोटेंशियल कम है, क्योंकि उनको गोल जो दिए गए थे उस हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो के थे वो अचीव नहीं हो सके। तो ये प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन एमबीओ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बड़ा सक्सेसफुल है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्प्लीमेंटेड है। Characteristics of well designed goals may written in terms of outcomes, not actions, and focus on the ends, not the means. और ends के ऊपर वो focus होता है, और written written in terms of outcomes, not actions, कि एक्शन किस तरह से परफॉर्म होंगे ये नहीं बताया जाता। अब वेल डिजाइन गोल्स के बारे में आपको बता दिया जाता है कि फोकस आपका एंड के ऊपर है कि आपने ये अचीव करके रहना है और यही अचीव करना है। तो उसके हिसाब से आपको मीन्स नहीं बताए जाते बल्कि एंड्स बता दिए जाते हैं कि आपने इस डायरेक्शन पे पहुंचना है। देन मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल, यानी कि वेल डिजाइन गोल जो होंगे वो मेजरेबल होंगे और वो क्वांटिफाइबल, स्पेसिफिकली डिफाइन हाउ द आउटकम इज टू बी मेजर्ड एंड हाउ मच इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो डेवलपिंग प्लान्स में कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन मैनेजर्स प्लानिंग। कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स के सिचुएशन, कॉन्टीजेंसी का मतलब ही सिचुएशन बेस्ड प्लानिंग होता है कि कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन अ मैनेजर्स प्लानिंग, मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रेटेजिक प्लान्स एट हायर लेवल, जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स होंगे वो हायर लेवल पे बनाए जाते हैं, जो कि कंपेटिटर को सामने रख के बनाए जाते हैं। तो ये यानी कि टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है स्ट्रेटेजिक प्लान्स को डेवलप करने में, और डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पे ही ज़्यादा होती है जो स्ट्रेटेजिक प्लान से रिलेटेड है। इसके बाद ऑपरेशनल प्लान्स हैं एट लोअर लेवल्स। अब जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स ये दोनों मिलकर बना रहे होते हैं। अब ये ऑपरेशनल प्लान्स में जहाँ पर ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक के प्लान जाते हैं और उनको किस तरह से अलाइन करना है चीज़ों को, उससे रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। द डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड अनसर्टेनिटी, अब जो फैक्टर्स हैं, जो हम जो कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स यानी कि सिचुएशन बेस्ड फैक्टर्स की बात करें, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लोअर लेवल पे नहीं होगी और ऑपरेशनल प्लानिंग हायर लेवल पे नहीं होगी। ठीक है, अब ऑपरेशनल प्लानिंग लोअर लेवल पे ज़्यादा होगी, उसका होगा, जबकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपर लेवल पे होगी। इसी तरह से डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी के ऊपर भी सारे प्लान्स की जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अगर स्टेबल इन्वायरमेंट होगी तो स्पेसिफिक प्लान्स होंगे, आपको पता होगा कि इन रूट से गुजर कर इस गोल को अचीव करना है। अगर डायनामिक इन्वायरमेंट होगी, स्पेसिफिक होगा बट फ्लेक्सिबल भी होगा, साथ में उसके जो कंडीशंस होंगी। अब डायनामिक इन्वायरमेंट जिस तरह से अभी की इन्वायरमेंट को देखें तो अभी भी बिजनेस की इन्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर बड़ी डायनामिक है, और थ्रू आउट दी वर्ल्ड आप समझें बहुत ज़्यादा डायनामिक है। इसकी वजह भी यही है कि बिजनेसेस भी लोगों के इस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से पहले थे, कि पूरी दुनिया में ओवरऑल एक स्लम की कैफियत है और पूरी इकोनॉमी इस वक्त हर तरफ सारी दुनिया में स्लम का शिकार हो रही है। और अब इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है पूरी इकोनॉमी के अंदर, और लोगों की परचेजिंग पावर भी बहुत कम हो जाती है, यानी कि वो चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें या कोई ज़्यादा चीज़ें परचेज नहीं करते, बल्कि वो लिमिटेड हो जाते हैं या सिर्फ वही चीज़ें खरीद रहे होते हैं जो कि उनसे उनकी फूड या हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, मेडिसन या हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। ये 3 बेसिक सेक्टर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और आपके जो फूड सेक्टर है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके ऊपर ये चीज़ें कम मुतासिर होती हैं इकोनॉमी की अगर डायनामिक हो, क्योंकि ये बेसिक्स में आती हैं, और लोगों ने खाना खाना ज़रूर है, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्होंने दवाई ज़रूर परचेज़ करनी है, हॉस्पिटल ज़रूर जाना है, और एजुकेशन भी इसी तरह लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेते हैं एजुकेशन को, और एजुकेशन के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इकोनॉमिक डाउन टर्न की वजह से या इकोनॉमिक स्लम्प की वजह से कम मुतासिर होते हैं। तो ये चीज़ें कि डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर लेकिन ओवरऑल दूसरे बिजनेसेस काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे होते हैं। अब डायनामिक इन्वायरमेंट है इस वक़्त किसी भी बिज़नेस के लिए। अब कोई बिज़नेस चल रहा होगा और कोई बिज़नेस बिल्कुल भी चल नहीं रहा होगा, और कुछ मीडियम लेवल पे चल रहे होंगे जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं।
अभी मैं कल सैटेलाइट और मार्केट की तरफ गई तो काफ़ी सारे बिजनेसेस मुझे नज़र आए जो कि पहले ब्रांड की सूरत में अभी काम कर रहे थे कुछ 4 से 5 माह पहले, लेकिन वो एकदम से ख़त्म हो गए हैं और उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं। और यानी कि पूरे पूरे प्लाज़ा वो भी ख़त्म हो गए और यानी कि जो बियर कर सकते हैं उनके पास इतने रिजर्व्स होते हैं जिन बिजनेसेस के पास कि वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को सही तरह से एड्रेस कर सकें, तो वो बिजनेसेस रह जाते हैं, यानी कि स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बिजनेसेस जिनका ज़्यादा जो डायनामिक इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके लिए यही होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं। अब रिस्क ही ज़्यादा होती है, ये इन्वायरमेंट की अनसर्टेनिटी के ऊपर डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी होगी कि जहाँ पर ज़्यादा इन्वायरमेंट अनसर्टन है, तो वहाँ पर बिज़नेसेस ना किए जाएँ या किस किस्म के बिज़नेसेस चलते रहेंगे, उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। अब ये डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी स्टेबल इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक प्लान्स होंगे। अब स्टेबल इन्वायरमेंट इकोनॉमी भी आपकी बिल्कुल स्टेबल है, तो फिर उस वक़्त जो प्लान्स बनाए जाएँगे वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएँगे। लेकिन अक्सर अगर डायनामिक इन्वायरमेंट होगी तो प्लान्स जो है वो हो सकता है कि फुलफ़िल ना हो सकें अकॉर्डिंग टू द रोड मैप। अब डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी के ऊपर आपके सारे प्लान्स करे होंगे। अब लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स इसके ऊपर भी जो सिचुएशन आपकी है वो मैनेजर्स की प्लानिंग की वो डिपेंड कर रही होती है। कमिटमेंट कॉन्सेप्ट में करंट प्लान्स अफेक्ट फ्यूचर कमिटमेंट्स must be sufficiently long term to meet those commitments. अब कमिटमेंट कॉन्सेप्ट ये है कि करंट प्लान्स अफेक्ट फ्यूचर कमिटमेंट्स। आपकी करंट चीज़ें फुलफिल होंगी तो आपकी फ्यूचर की ज़ाहिर है कि उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो आपकी जो करंट कमिटमेंट्स हैं वो फ्यूचर कमिटमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आप अभी शॉर्ट टर्म गोल्स को अटेन नहीं कर सके किसी वजह से, तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव नहीं हो सकेंगे। तो ये आपकी बताएगी कि ये कमिटमेंट जो है आपकी वो जो प्रेजेंट कमिटमेंट है या आप प्रेजेंटली जितने रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपकी शो करती है कि आप फ्यूचर में कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे या रिस्पॉन्सिबली ऑपरेट करेंगे। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये थी कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली प्लानिंग इन ए हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसमें ज़्यादातर कौन ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पे टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, टॉप एग्जेक्टिव्स स्ट्रेटेजिक लेवल के प्लानिंग को डील कर रहे हैं, जबकि मिडिल लेवल मैनेजर्स स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल के मिडल एरिया को एड्रेस कर रहे हैं। कुछ इसमें स्ट्रेटेजिक का पार्ट है और कुछ इसमें ऑपरेशनल का पार्ट है। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स इन दोनों की चीज़ों को स्ट्रेटेजिक टॉप लेवल से लेके टॉप लेवल से ले रहे हैं या उनसे उनसे पूछ रहे हैं और उसके बाद फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को कन्वे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हिरार्की। और इसके बाद फिर जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं ज़्यादा फर्स्ट लेवल मैनेजर्स या जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं उसको, तो उन उस लेवल पे ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ऑपरेशनलाइज करवानी होती हैं चीज़ें। तो ऑपरेशनल प्लान ज़्यादा उसका ज़्यादा हिस्सा फर्स्ट लेवल मैनेजर्स ही डील कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये भी अप्रोचेस टू हैं, अप्रोचेस टू प्लानिंग establishing a formal planning department, a group of planning specialists who help managers write organizational plans. And planning is a function of management. Become it should never become the sole responsibility of planners. और ये एक बेसिक फंक्शन है असल में प्लानिंग का जो है, और ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही किया जाता है या ऑपरेशनलाइज किया जाता है। इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इन द प्रोसेस। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही होती हैं जो कि अपने मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं या पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग करती हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर कामयाब भी हो जाती हैं। So, involve organization members in the processes. Plans are developed by members of the organizational unit at various levels and then coordinated with other units across the organization. अब contemporary issues हैं in planning, इसमें criticism of planning है और प्लानिंग में क्रिएट रिजिडिटी कि आपके प्लान जब आप प्लान बना लेते हैं
तो ज़ाहिर है कि आपने उसको सक्सेसफुल भी करना है प्लानिंग को, तो आप उसके मुताबिक रिजिड भी हो जाते हैं कि आपके प्लान्स जो हैं वो क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लान्स या जो मिडल लेवल के प्लान्स हैं या शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, उनकी अचीवमेंट के ऊपर ही लॉन्ग टर्म प्लान्स डिपेंड कर रहे होते हैं। इस वजह से ये रिजिडिटी भी पैदा कर देती है, ये स्ट्रिक्ट हो जाता है कि इस हिसाब से। लेकिन एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक तो, लेकिन रिजिड वो इसलिए हो जाता है कि हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉइज़ ये, क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर जब हम लोग इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं प्लानिंग को, तो हर ह्यूमन की एक तो कैपेबिलिटी सेम नहीं होती, और दूसरी बात कि उनके सर्कमस्टांसेस भी सेम नहीं होते। कभी मूड स्विंग्स होते हैं सब ह्यूमंस के अंदर, और कभी मूड जो है वो या मोटिवेटेड होते हैं एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा किसी भी काम करने के लिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और उस डीमोटिवेशन की वजह से ह्यूमन फैक्टर जब हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि ह्यूमन से रिलेटेड जब भी कोई काम होगा, उनको हमने मोटिवेटेड किस तरह से रखना है कि हमारे प्लान्स अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकें। प्लान्स कैन नॉट बी डेवलप फॉर डायनामिक इन्वायरमेंट। जब आपकी बहुत डायनामिक इन्वायरमेंट है और उसके अंदर प्लान्स जो हैं वो मुश्किल हो जाता है उनको डेवलप करना, क्योंकि हर रोज़ में फ्लक्चुएशन हो रही होती है, इसलिए प्लान्स का होना डिपेंड करेगा जो भी फैक्टर्स होंगे इन्वायरमेंट के रनिंग होंगे। ये फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिड्यूस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। अब फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। अब इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी आपके एक्सपीरियंस से इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है कि इंट्यूशन या आपके जो बाप और वालिद हैं या आपके जो दादा हैं, ये इनका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है एक फील्ड से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड जिसमें जिसमें वो काम करें, उसमें उनकी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी कि हम लोग इस नए प्रोडक्ट को इस जगह पर इस वक्त में इंट्रोड्यूस करवाएँ या ना करवाएँ, ये उनके ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को। हम फॉर्मल प्लान्स यानी कि जो शॉर्ट टर्म जो मैनेजर्स हैं, वो फॉर्मल प्लान्स तो बना लेते हैं, लेकिन इन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते जो कि इंट्यूशन और क्रिएटिविटी है। और प्लानिंग फोकसेस मैनेजर्स अटेंशन ऑन टुडेज़ कॉम्पिटिशन, नॉट टुमारोज सर्वाइवल। अब अटेंशन जो होती है वो ज़्यादा कंपटीशन के आज का कंपटीशन के ऊपर होता है, ना कि टुमारो के हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हम लोग ये ज़्यादा होता है वो फोकस कर रहा होता है कि इस जो स्ट्रेटेजिक प्लान के है कि हमारी करंट जो सिचुएशन है या करंट सर्वाइवल है उसको इंश्योर किया जा सके। द फॉर्मल प्लानिंग री इन्फोर्सेस टुडेज सक्सेस विच में लीड टू टुमारोज फेलियर। अब फॉर्मल प्लानिंग जो है रीइंफोर्सेस टुडेज सक्सेस, अगर आपको सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो बताते रहते हैं कि ये सक्सेसफुल रही है, विच में लीड टू टुमारोज फेलियर। हो सकता है कि आज की अगर आपकी सक्सेस है तो वो कल आप उसको फुलफिल नहीं कर सके ड्यू टू वेरियस अदर रीजंस। तो हमेशा ही एक तरह की चीज़ें नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती हैं। और जब अब कॉन्टेम्परेरी इश्यूज इन प्लानिंग में ही इफेक्टिव प्लानिंग इन डायनामिक इन्वायरमेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि ये चैलेंज भी है इफेक्टिव प्लानिंग करना। और जब आपकी डायनामिक इन्वायरमेंट है, अब उसके अंदर इंट्यूशन और क्रिएटिविटी का रोल है, आपकी ओवरऑल आपका एक्सटर्नल नॉलेज इन्वायरमेंटल नॉलेज जो है वो ज़्यादा काउंट कर रहा होता है। एंड डेवलप प्लान दैट आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल, or understand that planning is an ongoing process, change plans when conditions warrant। और यानी कि जैसे ही आपको पास अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल होना चाहिए, प्लान 1, प्लान 2, प्लान प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के नाम से, कि अगर ये प्लान नहीं हुआ तो ये काम करेंगे, अगर ये प्लान नहीं होगा तो ये काम करेंगे। तो उस तरह से काफ़ी सारे आपके ज़हन में हों कि इन चीज़ों को हम लोग हाइलाइट कर के ही काम करेंगे। देन परसिस्टेंस इन प्लानिंग इवेंचुअली पेज ऑफ। एंड अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे यानी कि कंसिस्टेंटली एक चीज़ को करते रहेंगे, तो वो आपको हमेशा पे ऑफ करेगी, उसका फ़ायदा ही होगा आपको अगर आप प्लानिंग के थ्रू करेंगे। फ्लैटन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। अब फ्लैटन का मतलब ये है कि अपने जैसे से हायरार्कीज हैं, टॉप, मिडल और ग्राउंड लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं। अब इसके अंदर इसको फ्लैटन करने का मतलब है कि जो टॉप लेवल है उसको प्रॉब्लम्स पता हों लोअर लेवल की। अगर जब तक वो उसकी प्रॉब्लम्स को पता नहीं होगा उसको, तो
उनके लिए ये चीज़ें जो भी प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान या उनको बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फ्लैटन का मतलब ये है कि टॉप मैनेजमेंट को जो ग्राउंड लेवल है उसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉन्डिंग रखनी चाहिए। यानी कि ये ना हो कि टॉप लेवल की कोई और ही स्ट्रेटजी हो और ऑपरेशनल लेवल पे कुछ और ही काम कर हो रहा हो, और वो ऑपरेशनल लेवल की डायनामिक्स को ना समझते हों, और ऑपरेशनल लेवल ज़ाहिर है कि टॉप लेवल की मैनेजमेंट को या उनके डायनामिक्स को नहीं समझ रहा होता। तो इन दोनों को की डायनामिक्स में ज़्यादा गैप ना आए, इस वजह से इसको फ्लैटन ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे का पता हो कि पॉलिसी अगर हुई है या पॉलिसी इस्टेब्लिश हुई है तो उसकी रीज़न क्या है, इसकी बैकग्राउंड पे। अब ये सारी टर्म्स टू नो हैं जिसके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड